देख रहे हैं हमारा खास शो। अमेरिका में ज्यादा टैलेंट नहीं, अमेरिका वो देश जो खुद को टैलेंट की धरती कहता है, वो अब मान रहा है कि उसके पास टैलेंट की कमी है। जी हाँ, आपने सही सुना, यूएस के पास टैलेंट नहीं, अब उसे बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे, और वो भी उसी देश से जिसके दिमागों ने गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक सबको नई दिशा दी। जो कभी कहते थे अमेरिका फर्स्ट, वो अब बोल रहे हैं इंडियन टैलेंट फर्स्ट। पहले भारत पर टैरिफ घटाने की बात कही, अब H1B वीजा पर सॉफ्ट हुए ट्रंप। भारत को दिखाई दोस्ती। क्या ये अमेरिका की पॉलिसी में बदलाव की नई शुरुआत, या ये मजबूरी की जीत है जब सुपर पावर को झुकना पड़ा भारतीय टैलेंट के आगे? देखिए खास रिपोर्ट। ट्रंप का यू टर्न, H1B वीजा पर नरमी। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी। पहले टैरिफ पर नरमी, अब टैलेंट 100% इंडिया से। Getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. सुपर पावर झुका भारतीय टैलेंट के आगे। अमेरिका की टेक ताकत अब इंडिया के हाथों में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब बदलता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वर्कर वीजा पर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। जहां पहले वे विदेशी कामगारों के खिलाफ थे, अब वे उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को दुनिया में आगे रहने के लिए टैलेंट की जरूरत है। ट्रंप का मानना है कि हर बेरोजगार व्यक्ति को विशेषज्ञ नहीं बनाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने सख्त रुख से पीछे हटते हुए कहा है कि देश को विदेशी कुशल लोगों की जरूरत है। सिर्फ घरेलू बेरोजगारी पर निर्भर रहकर अमेरिका अपनी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं सहमत हूं कि हमें अमेरिकी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमें यह टैलेंट भी बाहर से लाना होगा। अगर हम दुनिया में आगे रहना चाहते हैं तो हमें विशेषज्ञों की जरूरत है। बता दें, इस साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा और इमिग्रेशन के मुद्दे पर काफी सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का अभियान चलाया। वीजा नियमों में ऐसे बदलाव किए जिससे विदेशी कामगारों को अमेरिका में आने और काम करने में मुश्किल पैदा हो। लेकिन अब अचानक ट्रंप के तेवर ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि असल में अमेरिकियों के पास टैलेंट नहीं है। ऐसे में उनके इस बयान को यू टर्न माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को विदेशों से स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। वहीं अब ट्रंप का यह बयान स्किल्ड वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। ट्रंप प्रशासन ने सितंबर में ही H1B वीजा पर $1 लाख एप्लीकेशन फीस लगाई है। H1B वीजा का इस्तेमाल देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों, खासकर तकनीकी उद्योग की दिग्गज कंपनियां दूसरे देशों से श्रमिकों को लाने के लिए करती है। इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत के लोग करते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन इस पर नरम पड़ता है तो यह भारतीयों के लिए चीजों को आसान कर सकता है। लेकिन अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वर्कर वीजा पर दिए बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं को लाने की वकालत करते हुए H1B वीजा को जारी रखने की बात कही है। ट्रंप को इस बयान के लिए अपने अमेरिका फर्स्ट समर्थकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मागा समर्थकों ने ट्रंप के बयान को विश्वासघात की तरह कहा है।
वहीं इस मुद्दे पर विवाद के बाद अमेरिका के वित्त मंत्री ने सफाई देते हुए मामले को संभालने की कोशिश की है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी का मकसद बता दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देशों से हाई स्किल वाले लोग अमेरिका में आएं, यहां अमेरिकी लोगों को हाई स्किल की जरूरत वाली नौकरियों के लिए ट्रेनिंग दें और वापस लौट जाएं। यानी प्लान सिर्फ ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका में अस्थायी रूप से कुशल विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए है, न कि उन्हें लंबे समय तक अमेरिका में रखने का। बता दें, ये बयान तब आया है जब ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी में अपने प्रशासन के आक्रामक सुधारों के विपरीत कहा है कि अमेरिका को कुछ क्षेत्रों के लिए विदेशी प्रतिभा लाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में बात करते हुए बेसेंट ने H-1B वीजा के लिए ट्रंप के नए नजरिए पर कहा है कि यह अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग को बहाल करने के लिए ज्ञान या स्किल के ट्रांसफर का जरिया होगा। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का दृष्टिकोण यहाँ ऐसे विदेशी श्रमिकों को लाना है जिनके पास अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिए 3, 5 या 7 साल का कौशल हो, फिर वे घर जा सकते हैं और अमेरिकी श्रमिक कार्यभार संभालेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में 2,83,397 भारतीय इस वीजा को लेकर अमेरिका पहुंचे थे। यह कुल H-1B वीजा का 71% है। भारत के बाद चीन के 46,680 नागरिकों ने इस वीजा का इस्तेमाल किया। इन दोनों देशों के अलावा फिलीपींस, ब्राजील, कनाडा और नाइजीरिया के लोगों को भी यह वीजा अमेरिका ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनिस का किया धरा अब सामने आ रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने का ही नतीजा है कि जमाते इस्लामी फिर से न सिर्फ उठ खड़ा हुआ है और वो हिंदुओं पर डोरे डाल रही है, बल्कि हिंदुओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाना जमात की चाल है। हिंदुओं को लुभाने में जुटी जमात पर पेश है खास रिपोर्ट। हिंदुओं को कट्टरपंथी बनाने की चाल। हिंदू सम्मेलन में जमात समर्थक। हिंदुओं को लुभाने की कोशिश। वापसी की तैयारी में जमाते इस्लामी। सुरक्षा का नाम कट्टरपंथी चाल। लोकतंत्र समर्थक, सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों का मुखौटा, जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से बेदखल होना पड़ा, तेजी से ढह रहा है। हिंदू समुदाय पर हमलों और बांग्लादेश को इस्लामवाद के जबड़े में धकेलने के संगठित प्रयासों ने बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमाते इस्लामी JEI के नापाक मंसूबों को उजागर कर दिया है। जमात के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी की राजनीतिक अपील को अलग अलग धर्मों के लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। जमाते इस्लामी के नेता और कार्यकर्ता हिंदू धर्म के लोगों के बीच काम कर रहे हैं। कई जिले हिंदू जमाते इस्लामी में शामिल हो रहे हैं। कई जगहों से सनातनी समिति के संगठन की भी पुष्टि हुई है। इससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं का जमात जैसी इस्लाम पार्टी में शामिल होना असामान्य बात थी। ऐसा पहले कभी सुनने में नहीं आया था, लेकिन अब हाल में ऐसी खबरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि हकीकत में दूसरे धर्मों के अनुयायियों या समर्थकों के इस इस्लामी पार्टी में शामिल होने का कैसा मौका है।
जमात अल्पसंख्यकों को पार्टी में शामिल करने के प्रति दिलचस्पी क्यों ले रही है? जमाते इस्लामी हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए बाकायदा लोगों से सुरक्षा का वादा कर रही है। जमात के मुताबिक पिछले साल अगस्त के बाद से ही हिंदू बस्तियों में डर और आतंक का माहौल पैदा हो गया है। बाद में जमात के नेताओं ने मौके पर जाकर उनको सुरक्षा का भरोसा दिया था। दरअसल हिंदुओं को जमाते इस्लामी में शामिल करने की कोशिशों पर सवाल उठना लाजिमी है, और वो इसलिए भी कि जमाते इस्लामी में सदस्य के तौर पर शामिल होने के बावजूद पार्टी का संविधान दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को पार्टी में नेतृत्व या नीति निर्धारण के किसी भी स्तर पर शामिल होने की अनुमति नहीं देता है। छवि बदलने की कोशिश। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जमाते इस्लामी अपने इमेज को बदलने की फिराक में है। जमात खुद को बांग्लादेश की इस्लामी पहचान के लिए लड़ने वाला संगठन कहती है। धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता और नफरत के लिए कुख्यात बांग्लादेश स्थित इस्लामी कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी JEI अपनी पुनर्जीवित राजनीति गतिविधियों के लिए जानी जाती है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 10% है। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में चुनावों में जीत हार तय करने में अल्पसंख्यक वोटर निर्णायक रोल अदा करते हैं। जमात के शीर्ष लीडरशिप की तरफ से पार्टी में गैर मुस्लिम समर्थकों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने की एक अहम वजह इन अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी ओर खींचना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को राजनीति से प्रेरित बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। दरअसल बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और बर्बरता के करीब 1500 रिपोर्ट की गई। कहा यह जाता है कि ज्यादातर मामले सांप्रदायिक नहीं थे। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, मंदिरों और घरों में भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत की तरफ से भी लगातार चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं में यूनिस सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और इसी का फायदा उठाते हुए जमाते इस्लामी इसका फायदा उठाने में लगी है। जाहिर है कि जमाते इस्लामी का हिंदुओं के प्रति नरमी दिखाना एक दिखावा ही है। वो इसके जरिए अपना हित साधना चाहती है, क्योंकि ये साफ है कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ पार्टी का सदस्य बनाने से उन्हें बराबरी के स्तर का अधिकार और सुरक्षा के संकट का मुद्दा हल नहीं होगा। बांग्लादेश में जमात का इतिहास विवादों से भरा रहा है। साल 2013 में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चुनाव लड़ने पे बैन कर दिया था। 2024 में हसीना सरकार ने जमात को आधिकारिक रूप से गैर कानूनी घोषित कर दिया था। हालांकि यूनुस की अंतरिम सरकार में जमात को खुलकर अपनी गतिविधि करने का मौका मिला है। जमाते इस्लामी अपनी छवि को बदलने की कोशिश महज एक दिखावा है। चुनाव में वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज होना मकसद है, ताकि बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने का रास्ता साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश विदेश की हर बड़ी छोटी खबर के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।